जय हिंद, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का गुरु घंटाल में। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीयूईटी के पहले फेज का पेपर हो चुका है। पेपर बहुत इजी टू मॉडरेट आया है। उसी की तर्ज पर आने वाले अगस्त में पेपर होंगे जो रिमेनिंग बचे हुए हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 5 को आज हम रिव्यू करेंगे, यूनाइटेड नेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन को। आप सिर्फ अगर ये वीडियो देख लेंगे तो आपको कुछ भी और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए देखते हैं सबसे पहला सवाल क्या गया है। सबसे पहला सवाल के दोस्तों, ऑन द रिफॉर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस द बिगेस्ट डिस्कशन हैज बीन ऑन द फंक्शनिंग ऑफ। कि यूएन के मतलब स्ट्रक्चर और प्रोसेस के लिए, उसके रिफॉर्म के लिए सबसे ज्यादा डिस्कशन किसकी फंक्शनिंग पर हुई है। आपके ऑप्शन गए सिक्योरिटी काउंसिल, हेल्थ ऑफ द इन्फेंट्स, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट या न्यूक्लियर वेपन पोजीशन। तो अगर आप लोगों ने किताब अच्छे से पढ़ी है तो आप लोग को पता होगा कि जब से यूएन बना है और यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल को लेकर, उसके स्ट्रक्चर को लेकर, उसके प्रोसेसेस को लेकर हमेशा से डिस्कशन होता आया है कि इसको बदला जाए। ये काफी पुराना हो चुका है, बाबा आदम के जमाने का। अगला सवाल के दोस्तों, बन की मून की साउथ कोरिया से हैं, ये यूएन के सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं। आपको बताना है कि ये यूएन के कौन से सेक्रेटरी जनरल रहे हैं। आप लोगों ने अगर एनसीईआरटी पढ़ी है तो आप लोगों ने एक पन्ने में देखा होगा कि सारे के सारे सेक्रेटरी जनरल के नाम लिखे हुए हैं। ट्रैगवी लाई जो कि सबसे पहले थे, डैग हैमरशोल्ड जो कि सेकेंड सेक्रेटरी जनरल रहे हैं, इस वक्त एंटोनियो गुटेरेस हैं जो कि 9th सेक्रेटरी जनरल हैं, और 8th थे बन की मून। 8th थे बन की मून और 7th रहे हैं कोफी अन्नन। याद रखिएगा, इनको नोबेल प्राइज मिल चुका है पीस के लिए, नोबेल पीस प्राइज इनको मिल चुका है। और इसके अलावा जो दूसरे थे, डैग हैमरशोल्ड, जिनके बारे में आगे हम बात करेंगे, वो भी एक ऐसे सेक्रेटरी जनरल हैं जिनको नोबेल प्राइज मिल चुका है। तो यूएन के 2 ही सेक्रेटरी जनरल ऐसे रहे हैं जिनको नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है, जिसमें एक नाम आता है डैग हैमरशोल्ड का और दूसरा नाम आता है कोफी अन्नन का। तो जो 8वें सेक्रेटरी जनरल थे उनका नाम था बन की मून, जो कि साउथ कोरिया से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन के दोस्तों, कि 1992 में 1992 में यूएन की जनरल असेंबली, जिसको हम वर्ल्ड पार्लियामेंट भी कहते हैं, जैसे हर देशों में एक पार्लियामेंट होती है, उसी तरह जो वर्ल्ड की पार्लियामेंट होती है उसको कहा जाता है यूएन जनरल असेंबली। और साल में सितंबर में इनकी मीटिंग होती है। इन्होंने 1992 में एक रिजोल्यूशन अडॉप्ट किया। किसके लिए? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से रिलेटेड एक रिजोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया था 1992 में वर्ल्ड पार्लियामेंट में, यूएन की जनरल असेंबली में। ठीक है। अगले सवाल के दोस्तों, कि जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूएन में 5 परमानेंट मेंबर हैं जिनके पास वीटो पावर है। ये 5 परमानेंट मेंबर तो हर बच्चे को याद होगा, अमेरिका, रशिया, चाइना, फ्रांस एंड यूके। और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं जो 2 साल के लिए नॉन परमानेंट मेंबर बनते हैं। ये जो नॉन परमानेंट मेंबर बनते हैं, ये जो 10 की संख्या होती है, किस क्राइटेरिया के रिगार्डिंग इनको चूज किया जाता है? द नॉन परमानेंट मेंबर्स आर इलेक्टेड इन अ मैनर सो दैट दे रिप्रेजेंट ऑल द कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, ताकि ये हर कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करें। चलिए दोस्तों, अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। दोस्तों, अगला सवाल यह है कि जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, उनके पास क्या नहीं होती है? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, उनके पास वीटो पावर नहीं होती है, सिर्फ परमानेंट मेंबर के पास वीटो पावर होती है। नेक्स्ट, इनमें से वो कौन सी संस्था है जो ह्यूमन राइट अब्यूजेस, मतलब जब मानवाधिकार का उल्लंघन होता है, उसके टुवर्ड पूरे के पूरे ग्लोबल मीडिया का अटेंशन मतलब कह सकते हैं उस मानवाधिकार उल्लंघन के टुवर्ड लेकर जाती है, उस ह्यूमन राइट अब्यूजर्स के टुवर्ड लेकर जाती है? इसका सही उत्तर के दोस्तों, ह्यूमन राइट्स वॉच। ये वो संस्था है जो कि ड्रॉ करती है ग्लोबल मीडिया अटेंशन टू ह्यूमन राइट अब्यूजर्स। इनमें से वो कौन सी संस्था है जो लीग ऑफ नेशंस की सक्सेसर बनी? आपके ऑप्शन आपके स्क्रीन पर गए, WHO, यूनिसेफ, यूएन या सार्क। जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो उसके बाद
एक संस्था बनाई गई लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस इसलिए बनाया गया ताकि आने वाले समय में सेकंड वर्ल्ड वॉर ना हो। याद रखिएगा, लीग ऑफ नेशंस को बनाया गया था 10 जनवरी 1920 को। 10 जनवरी 1920 को निर्माण हुआ लीग ऑफ नेशंस का, और ये इसलिए बनाया गया था ताकि आने वाले समय में सेकंड वर्ल्ड वॉर ना हो। जैसा कि आप लोगों को लर्न होगा कि 1939 से लेकर 1945 सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, और ये पूरा का पूरा जो इंस्टीट्यूशन था ये कंप्लीट फेलियर माना गया, और इसी के सक्सेसर के तौर पर 1945 में जन्म होता है यूएन का। ठीक है, और ये याद रखिएगा कि यूनाइटेड नेशन का जन्म हुआ कब, कब ये बना, 24 अक्टूबर 1945 को इस संस्था का जन्म होता है। इसीलिए 24 अक्टूबर को हम लोग यूएन डे मनाते हैं। जब 1945 को यूनाइटेड नेशंस चार्टर को साइन किया गया, तो आपको बताना है कि कितने स्टेट्स ने यूनाइटेड नेशंस चार्टर को साइन किया। सही उत्तर के दोस्तों 51 स्टेट्स ने यूनाइटेड नेशंस चार्टर को साइन किया था 1945 में। ऑब्जेक्टिव क्या है यूएन का? आपके ऑप्शन आपके स्क्रीन पर गए। टू प्रिवेंट इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट एंड फैसिलिटेट कोऑपरेशन अमंग स्टेट्स, ये तो करेक्ट है। टू बूस्ट द ट्रेड अमंग द मेंबर नेशंस, ये यूएन का काम नहीं है, ये WTO का काम है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का काम है, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। टू प्रोक्योर द बेस्ट मेडिकल हेल्प ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पेंडेमिक जो कि अभी आया था कोरोना वायरस, ये काम है WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर भी जिनेवा में है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड नेशन का काम है टू प्रिवेंट इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट एंड फैसिलिटेट कोऑपरेशन अमंग स्टेट्स। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई है 4 नवंबर 1946 को। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? फ्रांस की कैपिटल पेरिस में है। याद रखिएगा कि इस डेट से इस डेट को कंफ्यूज मत कीजिएगा। इस्टेब्लिश हुआ है ये 4 नवंबर 1946, मतलब इसकी जो पहली मीटिंग वगैरह हुई वो 4 नवंबर 1946 को हुई, लेकिन इसके बनाने की जो नींव गए वो लंदन में रखी गई, यूके में, 16 नवंबर 1945 को। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहां पे है? आपके ऑप्शन आपके स्क्रीन पर गए। टोक्यो, शिकागो, लॉस एंजलिस या न्यूयॉर्क। तो सही उत्तर के दोस्तों न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। और यूनिसेफ का जो फुल फॉर्म है वो जरूर याद रखिएगा, बिकॉज अक्सर इसके ऊपर भी सवाल पूछे जाएंगे। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। यूएन से तो यूनाइटेड नेशंस हो जाएगी, आई से इंटरनेशनल, आई से इंटरनेशनल, सी से चिल्ड्रन, ई से इमरजेंसी और एफ से फंड। तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। ये 11 दिसंबर 1946 को बनी। तो ये डेट्स, ये फुल फॉर्म्स, ये जरूर याद रखिएगा। 11 दिसंबर 1946। नेक्स्ट, WHO का रोल क्या है? एज यू ऑल नोन, WHO का रोल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, तो हेल्थ से रिलेटेड होगा, मतलब पब्लिक हेल्थ अचीवमेंट ही WHO का लीड रोल है। WHO कब बनी है? 7 अप्रैल 1948 को, 7 अप्रैल 1948 को। इसका हेडक्वार्टर जरूर याद रखिएगा। WHO काफी ज्यादा न्यूज में रही है, इसीलिए इसके ऊपर सवाल पूछा जा सकता है। तो 7 अप्रैल 1948 को बनी। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? जिनेवा में है। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। अच्छा, मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता देता हूं। जितनों की शुरुआत W से होती है, O पे खत्म होती है, इन सब का हेडक्वार्टर जिनेवा में है, चाहे वो WHO हो, चाहे वो WTO हो। अच्छा, एक और है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर भी जिनेवा में है। तो आप ये ट्रिक याद रख सकते हैं कि जिसके भी एंड में O है,
WHO, WTO, ILO, इन सब का हेडक्वार्टर कहां पे है? जेनेवा में है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखते हैं हमारा क्या है। अगला सवाल ये हमारा दोस्तों कि इनमें से कौन सी वो यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है जिसका मेन कंसर्न गए सेफ्टी एंड द पीसफुल यूजेस ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी? सही उत्तर गए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, IAEA इसका शॉर्ट फॉर्म है। इसका हेडक्वार्टर गया ऑस्ट्रियाई कैपिटल वियना में और ये बनी 29 जुलाई 1957 को। देखिए दोस्तों, प्रॉपर डेट अगर आपको याद नहीं होती है तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक CUET के जितने भी पेपर आए हैं उनमें प्रॉपर डेट नहीं, लेकिन ईयर जरूर पूछा गया है। ठीक है, हाँ, अगर कोई प्रॉपर डेट आपकी किताब के टाइमलाइन में है तो वो आपको जरूर याद करनी होगी। नेक्स्ट, द यूनाइटेड नेशन वॉज नॉट क्रिएटेड टू टेक ह्यूमैनिटी टू हेवन बट टू सेव इट फ्रॉम द हेल। ये किसने कहा है? तो दोस्तों ये सेकेंड सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस, इनका नाम है डैग हैमरशोल्ड, इन्होंने ये बात कही। ठीक है, और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि ये पहले सेक्रेटरी जनरल रहे जिनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया, जिनको नोबेल प्राइज दिया गया किसी भी कैटेगरी में, और दूसरा नाम था कोफी अन्नन का, जो कि 7th सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं। यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन किस साल इस्टेब्लिश हुआ? तो दोस्तों यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन इस्टेब्लिश हुआ 1948 में। What have been the reason for the immense influence of the US on UN? आप सब जानते हैं कि अमेरिका का कितना ज्यादा प्रभाव है, कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस है यूएन के ऊपर। इसके पीछे का कारण क्या है? बिकॉज ऑफ यूएसए इकोनॉमिक सुपीरियोरिटी, क्योंकि यूएसए एक बहुत ही इकोनॉमिक सुपीरियर कंट्री है। यूएस वेपन कैपेसिटी, यूएसए वेपन कैपेसिटी, या यूएन's हेडक्वार्टर इज इन यूएस एंड यूएसए फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन टू यूएन। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कि यूएन का जो हेडक्वार्टर है वो अमेरिका में है और अमेरिका एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल कंट्रीब्यूटर है यूएन का। तो भाई जो पैसा देता है उसका इन्फ्लुएंस होता है, बिकॉज पैसा बोलता है। यूएस पूरे के पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट किस प्रकार से करती है? बाई ट्रेड्स एंड कॉमर्स, by its technology, by its advancement in space and research, by dominating military, इकोनॉमी एंड कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ द अदर नेशन। दोस्तों सही उत्तर के ऑप्शन नंबर डी, कि यूएस पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट करता है हर तरीके से, फिर चाहे वो सॉफ्ट पावर हो चाहे वो हार्ड पावर हो। ठीक है, बाय डोमिनेटिंग मिलिट्री, इकोनॉमी एंड कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ द अदर नेशंस। वर्ल्ड बैंक कब बना? आपको ईयर बताना है, 1949, 1950, 1944 या 1952। तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि 1944 जुलाई का महीना था और ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट साइन होता है। यूनाइटेड स्टेट में ब्रिटेन वुड करके एक जगह है, वहां पर ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट साइन होता है। ठीक है, ब्रिटेन वुड अग्रीमेंट, और दो संस्था बनकर तैयार होती हैं, वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। ये दोनों पैसे से रिलेटेड गए, इनका हेडक्वार्टर गए वॉशिंगटन डीसी में। याद रखिएगा कि जो भी पैसे से रिलेटेड गया उनका हेडक्वार्टर गया वॉशिंगटन डीसी में। 1944 में ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट साइन हुआ और ये ब्रिटेन वुड ट्विंस बनकर तैयार होती हैं, वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? वॉशिंगटन डीसी में। अगला सवाल के दोस्तों, दारफुर क्राइसिस का मेन कारण क्या था? आप लोगों ने सूडान क्राइसिस के बारे में पढ़ा होगा। तो दारफुर क्राइसिस का मेन कारण था एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड वायलेंस। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का मेन पर्पस क्या होता है दोस्तों? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मेन पर्पस होता है इंटरनेशनल कोऑपरेशन को बढ़ावा देना, ताकि सारा का सारा जो मुल्क है पूरे के पूरे विश्व में वो मिलकर काम करे।
इनमें से कौन सा स्टेटमेंट यूनाइटेड नेशन के रिगार्डिंग इनकरेक्ट है? तो आपको देखते ही नजर आ गया होगा 1946 नहीं 1945 24 अक्टूबर को ये बना, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। बाकी सारे के सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। द यूएन वॉज फाउंड एज अ सक्सेसर ऑफ द लीग ऑफ नेशन, अभी हम लोगों ने देखा है। इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिवेंट इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट। इट वॉज इंटेंडेड टू ब्रिंग कोऑपरेशन अमंग स्टेट्स। तो ऑप्शन नंबर बी इज इनकरेक्ट, और हमसे इनकरेक्ट पूछा गया तो इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जिसका हेडक्वार्टर गया नीदरलैंड की एक शहर हेग में, आपको बताना है जो आईसीजे हैं उनके जो जज होते हैं उनका कार्यकाल कितने साल का होता है? उनका कार्यकाल 9 साल का होता है। और मैं आपको यही बता देता हूं टोटल 15 जजेस होते हैं। टोटल 15 जजेस होते हैं। इनमें से वो कौन सी अकेली ट्राइपेटाइट एजेंसी है? आपके ऑप्शन आपके स्क्रीन पर गए। वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आईएलओ मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो सही उत्तर के दोस्तों आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका निर्माण 1919 में हुआ, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, जैसा कि मैंने बताया था जिसके एंड में ओ है उसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, इज द ओनली ट्राइपेटाइट एजेंसी। Next, the International Labour Organization is a body of the United Nations which aims to promote। ये जो ILO है यूनाइटेड नेशन की बॉडी, इसका मेन काम क्या है? इफिशिएंट कंडीशन ऑफ सोशल जस्टिस एंड वर्क फॉर वर्कर्स थ्रू इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड, ये करेक्ट है। इफिशिएंट वर्किंग कंडीशन एट रीजनल लेवल, रीजनल लेवल नहीं ग्लोबल लेवल। इंश्योर सेफ्टी एंड इंसेंटिव्स फॉर वुमेन्स वर्कफोर्स एट द ग्लोबल लेवल, ये करेक्ट होगा बोथ ए एंड सी। याद रखिएगा ये गलत क्यों है? क्योंकि यहां पर ग्लोबल लेवल अगर होता तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होता। तो सही उत्तर है ए एंड सी। अगला सवाल के दोस्तों, आईएलओ यूएन की पहली स्पेशलाइज एजेंसी कब बनी? 1946 में। सॉरी, ओके। नाउ वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? अभी मैंने आप लोगों को बताया कि 7 अप्रैल 1948 को डब्ल्यूएचओ का निर्माण हुआ, इसीलिए 7 अप्रैल को हर साल हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड हेल्थ डे। नेक्स्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका हेडक्वार्टर कहां पर गए? इसका हेडक्वार्टर गए नीदरलैंड में एक शहर गए हेग में। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या गया? एमनेस्टी इंटरनेशनल एक ह्यूमन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन गए जिसका निर्माण लंदन में हुआ, जिसका हेडक्वार्टर लंदन में है और जिसका निर्माण हुआ 28 मई 1961 में। इनमें से वो कौन सा स्टेटमेंट है सॉरी जो इंडिया के परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के क्लेम को जस्टिफाई नहीं करता है? इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, ये तो करेक्ट है। इंडिया इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री, ये भी करेक्ट है। इंडिया हैज वॉन 2 battles अगेंस्ट पाकिस्तान, ये इनकरेक्ट है और यही सही उत्तर है इसका। इंडिया मेक्स रेगुलर कॉन्ट्रीब्यूटर टू द यूनाइटेड नेशन, ये भी करेक्ट है। तो इंडिया हैज वॉन 2 battles अगेंस्ट पाकिस्तान, ये इंडिया के यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर के क्लेम को जस्टिफाई नहीं करता है। इनमें से वो कौन सी संस्था है यूनाइटेड नेशन की जो 1994 से सस्पेंडेड है? सही उत्तर है दोस्तों ट्रस्टीशिप काउंसिल। तो उम्मीद है ये सवाल आप लोगों को पसंद आए होंगे। इन सवालों को अगर आप लोगों ने कर लिया फिर आप लोगों को कुछ भी और पढ़ने की जरूरत नहीं है। पेपर बहुत इजी टू मॉडरेट आ रहा है, अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि अगर पेपर इजी टू मॉडरेट गए तो याद रखिएगा कट ऑफ बहुत ज्यादा जाने वाली है। सो विश यू ऑल अ वेरी गुड लक। मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में।